क्लास स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में केमिस्ट्री में हम आइडियल, नॉन आइडियल और नॉन आइडियल में भी पॉजिटिव डिविएशन और नेगेटिव डिविएशन वाले सॉल्यूशंस को पढ़ रहे थे और एक अपन ने टेबल बनाया था। तो मैं लास्ट क्लास के नोट्स को एक बार वापस रिवाइज करा देता हूँ। ये अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ा था। यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखा, एक तो पीटी का ग्राफ, पीए का ग्राफ, पीबी का ग्राफ। तो ऐसा कोई ग्राफ आया था, पीटी, पीए, पीबी में ग्राफ। फिर मैंने आपको आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में बताया। तो आइडियल सॉल्यूशंस जो रॉल्स के लॉ को पूरी तरह से फॉलो करते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस जो रॉल्स के लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। तो रॉल्स लॉ की इक्वेशन आ जाएगी इसमें। तो आइडियल में पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए और पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी। अब जो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस हैं, रॉल्स लॉ को जो फॉलो नहीं करते हैं, वो दो तरह से कर सकते हैं। या तो पॉजिटिव डेविएशन शो करे या फिर नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन में तो जो पी ए है वो पी नॉट ए एक्स ए से ज़्यादा हो जाता है और पी बी जो है वो ज़्यादा हो जाता है पी नॉट बी एक्स बी से। नेगेटिव डेविएशन के केस में पी ए कम हो जाता है पी नॉट ए एक्स ए से और पी बी जो है पी नॉट बी एक्स बी से कम हो जाता है। मैंने इसका कारण बताया। अगर मान लो ए और बी इंटरेक्शन ए बी इंटरेक्शन के बराबर है तब तो रॉल्स लॉ फॉलो करेगा। ए बी बी इंटरेक्शन जो पहले था सॉल्यूशन के, अब सॉल्यूशन में मिलाने के बाद में ये थोड़ा वीक हो गया है तो वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा और पी ए बी बढ़ जाएंगे। और इस केस में ए बी इंटरेक्शन ए बी इंटरेक्शन से कम है। और फिर मैंने आइडियल, नॉन आइडियल में पॉजिटिव डिविएशन, नेगेटिव डिविएशन में वॉल्यूम के मिक्सचर्स के बारे में बताया। तो इसमें वी ए प्लस वी बी का जो वी मिक्सचर है वो सेम रहेगा, वॉल्यूम ना तो बढ़ेगा ना घटेगा। मिक्सचर का वॉल्यूम जो है, जो इंडिविजुअल ए और बी का जो वॉल्यूम था वैसा ही रहने वाला है। लेकिन पॉजिटिव डिविएशन के केस में मिक्सचर का वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा, नेगेटिव डिविएशन के केस में मिक्सचर का वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो ये यहाँ तक हमने पढ़ा। अब यहाँ से आगे अपन लेते हैं। मैं अब जो आइडियल सॉल्यूशन के केस में जो रॉल्स लॉ का ग्राफ अपन ने बनाना सीखा था, वैसे ही नॉन आइडियल सॉल्यूशन में जो पॉजिटिव डिविएशन और नेगेटिव डिविएशन है उनका ग्राफ बनाना सीखते हैं। तो ग्राफ्स फॉर नॉन आइडियल सॉल्यूशंस लेते हैं। ग्राफ्स फॉर नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। तो जो सॉल्यूशन आदर्श नहीं है उनके ग्राफ देखते हैं। आदर्श विलियनो के ग्राफ। तो आदर्श जो सॉल्यूशन था, आइडियल सॉल्यूशन था, उसके तो ग्राफ हमने देखे थे। जैसे पी ए पी बी हम लेते हैं ऐसे। मैंने बताया था कि इसमें दो वर्टिकल एक्सिस होती है और एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस होगी। तो एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस ले ली और दो वर्टिकल एक्सिस ले ली इस तरह से, और एक और वर्टिकल एक्सिस ले ली, ये वर्टिकल एक्सिस ले ली। और यहाँ पे जब हमने पी ए पी टी पी बी का ग्राफ देखा तो मैंने यहाँ पे बताया था कि एक्स ए 0 एक्स बी 1 और यहाँ पे लिया था एक्स ए 1 एक्स बी 0। ठीक है। और जब ग्राफ प्लॉट किए थे तो आइडियल सॉल्यूशन के लिए जो ग्राफ आए थे वो कुछ इस तरह से आए थे। ये तो पी ए का ग्राफ आया था और ये ग्राफ कोई दूसरा पी बी का ऐसा कुछ आया था। ये पी बी का ग्राफ हमने बनाया था इस तरह से। मैंने बताया था कि जो नीचे वाली एक्स एक्सिस है वो पी और पी बी दोनों को रिप्रेजेंट कर रही है। इस एक्सिस को हमने लिया पी ए, इस एक्सिस को लिया था पी बी। ये पॉइंट जो आया था वो आया था पी नॉट ए और ये पॉइंट आया था पी नॉट पी। और जब पी टी की बात करें तो पी टी की जो इक्वेशन है कुछ ऐसी आई थी। ये इक्वेशन आई थी पी टी के लिए। दिस इक्वेशन वॉज फॉर पी टी, दिस ग्राफ वॉज फॉर पी टी। ठीक है। अब देखो, अगर मैं पॉजिटिव डिविएशन सॉल्यूशन की बात करूं, सबसे पहले बात कर रहे हैं फॉर पॉजिटिव डिविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन। फॉर पॉजिटिव डेविएशन यानी कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें पॉजिटिव डेविएशन हो रहा हो, धनात्मक विचलन हो रहा हो, तो उसके लिए ग्राफ कैसा होगा? धनात्मक विचलन के लिए। तो यहाँ पे पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है, जितना एक्सपेक्टेड वेपर प्रेशर होता है। देखो एक्सपेक्टेड वेपर प्रेशर तो हर पॉइंट पे
हमारी इन लाइंस के अकॉर्डिंग है। लेकिन पॉजिटिव डिविएशन में एक्सपेक्टेड वेपर प्रेशर बढ़ जाता है, तो यहाँ पे ग्राफ जो है कुछ कुछ ऐसा हो जाता है। देखो सारे ग्राफ में थोड़ा सा ऊपर की ओर इस तरह का डिविएशन शो करेगा। जैसे ये पी ए का ग्राफ है तो ऊपर की ओर डिविएशन आ गया, पी बी के ग्राफ में भी ऊपर की ओर डिविएशन ऐसे शो करेगा, और पी टी का ग्राफ जो है ओवरऑल जो वेपर प्रेशर है हमारा वो भी ऐसे ही बढ़ जाएगा। तो ऊपर की ओर डिविएटेड ग्राफ मिलेगा कौन से केस में? पॉजिटिव डिविएशन के केस में। तो पॉजिटिव डिविएशन के केस में ग्राफ कैसा मिल रहा है? ऊपर की ओर डिविएटेड होता हुआ मिल रहा है, यानी कि हमारे वेपर प्रेशर जैसे बढ़ जाएंगे ऐसे बढ़ गया बढ़ गया बढ़ गया बढ़ गया। ठीक है, तो ये पॉजिटिव डिविएशन का ग्राफ है। और इसी तरह से नेगेटिव डिविएशन का ग्राफ खींचेंगे तो नेगेटिव डिविएशन के केस में ग्राफ नीचे चला जाएगा, है ना। जैसे ये ऊपर गया है क्योंकि वेपर प्रेशर बढ़ा है इसलिए, अब इस बार यहाँ पे ग्राफ क्या होएगा? नीचे की तरफ चला जाएगा, ऐसे नीचे की तरफ चला जाएगा। जैसे मैं पी ए पी बी पी सी के आइडियल केस में ग्राफ बनाता हूँ, जैसे ये ग्राफ तो हो गया आइडियल स्टेट में, है ना। ये तो ग्राफ है आइडियल स्टेट वाले ग्राफ्स, ये तो आइडियली स्टेट वाले ग्राफ है। और ये हो गया पीटी के लिए ग्राफ, ये ग्राफ है पीटी के लिए, ठीक है। और अब अगर नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात करें तो ये ग्राफ नीचे चला जाएगा, ऐसे इस तरह का डिविएशन शो करेगा नेगेटिव डिविएशन के केस में, क्योंकि वेपर प्रेशर जितना होना चाहिए था, हमें राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग मिलना चाहिए, उतना ना मिल के क्या मिल रहा है? कम मिल रहा है। तो ये नेगेटिव डिविएशन राउल्स लॉ हो जाएगा, ठीक है। ये है नेगेटिव डिविएशन ग्राफ फॉर नेगेटिव डिविएशन, ठीक है। ऋणात्मक विचलन के लिए हो जाएगा, ऋणात्मक विचलन के लिए ये ग्राफ हो जाएगा। और वापस वही चीज़ें, ये पी ए हो गया, ये पी बी हो गया, ठीक है, ये पी टी हो गया, और ये एक्स ए हो गया इस तरफ, और एक्स बी हो गया इस तरफ। तो नेगेटिव डिविएशन के लिए तो ग्राफ जो है, जो आइडियल केस में ग्राफ होता है उसे नीचे की ओर प्लॉट होगा, और पॉजिटिव केस में ग्राफ जो है, आइडियल केस में जो ग्राफ होता है उससे ऊपर की ओर प्लॉट हो जाएगा। तो इस तरह से राउल्स लॉ में ग्राफ हमें मिलते हैं। तो हमने राउल्स लॉ में अभी तक क्या क्या पढ़ा? पहले तो राउल्स लॉ खुद पढ़ा कि पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए, पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी, पी टी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, या फिर पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। तो ये राउल्स लॉ के बहुत सारे फॉर्मूले थे। एक्स ए एक्स बी क्या था? लिक्विड स्टेट में जो आपका वॉलेटाइल लिक्विड है उसके मोल फ्रैक्शन, और मैंने बताया पूरा कि वॉलेटाइल लिक्विड क्या होता है। वॉलेटाइल लिक्विड होता है जो नॉर्मल जो टेम्परेचर कंडीशंस होती है उस पर भी वेपर क्रिएट करता है, वो वॉलेटाइल लिक्विड होता है। तो अभी हम राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग हम जब पढ़ रहे हैं लिक्विड के अंदर सॉलिबिलिटी, तो उसमें हम क्या पढ़ रहे हैं? हम कोई एक वॉलेटाइल लिक्विड को दूसरे वॉलेटाइल लिक्विड बी में, ए वॉलेटाइल लिक्विड है उसको बी वॉलेटाइल लिक्विड के अंदर मिक्स किया गया है, तो उसमें जो लिक्विड के अंदर अगर मोल फ्रैक्शन एक्स ए और एक्स बी है तो उनमें क्या रिलेशन होगा? तो पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए, पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी, ये सब चीज़ें पढ़ी। फिर पी टी जो है वो पी ए प्लस पी बी हो जाएगा। फिर वेपर फेज़ में, यानी कि बाहर अगर अपन देखें जब वेपर क्रिएट हुई ए और बी का जो मिक्सचर ऑफ वेपर क्रिएट हुआ, उसमें ए के मोल फ्रैक्शन मान लो वाई ए है, बी के मोल फ्रैक्शन मान लो वाई बी है, तो यहाँ पे वाई ए इज इक्वल टू आता है पी ए अपॉन पी टी, वाई बी इज इक्वल टू आता है पी बी अपॉन पी टी। तो वेपर फेज में भी मोल फ्रैक्शन आते हैं। इन सब का अपन ने एक ओवरऑल क्वेश्चन किया था। अब मैं एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन लेता हूँ, लेकिन ये क्वेश्चन करने के बाद में आपको समझ में आ जाएगा कि राउल्स लॉ और भी कितना गहरा है और भी इसके क्या क्या एप्लीकेशंस हैं। तो इतना ज़्यादा ज़बरदस्त एक क्वेश्चन लेने वाला हूँ, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। अपन एक एक चीज़ इस क्वेश्चन की ध्यान से सीखेंगे। देखो क्वेश्चन क्या है कि इफ़ इक्विमोलर ऑफ, अगर मान लो हमने if equal moles of benzene and toluene is
mixed is mixed for to prepare a solution, to prepare a solution which have total vapor pressure as PT is equal to 200 plus 400 इंटू एक्स बेंजीन, है ना। एक कोई हमने बेंजीन और टोलुइन का एक सॉल्यूशन लिया, उस सॉल्यूशन में हमने बेंजीन और टोलुइन के इक्वल मोल्स मिला दिए, इक्वल मोल्स मिलाए। जितना बेंजीन में हमने नंबर ऑफ मोल्स मिलाया उतना ही हमने टोलुइन के नंबर ऑफ मोल्स मिला दिए, ठीक है। तो हिंदी में लिखे ना कि 1 विलियन में या फिर बेंजीन एवं टोलुइन के समान मोल मिलाकर, समान मोल मिलाकर 1 विलियन बनाया गया, जिसका कुल वेपर प्रेशर है, और उसका देखो टोटल जो वेपर प्रेशर दिया जाता है PT इज इक्वल टू 200 प्लस 400 एक्स बेंजीन, इस फॉर्मूले से दिया जाता है। अब देखो क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट, अब देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन पहला तो है कैलकुलेट मोल फ्रैक्शंस ऑफ बेंजीन एंड टोलुइन इन इट्स वेपर फेज। कैलकुलेट मोल फ्रैक्शंस, या फिर मैं ऐसे लिख देता हूँ कैलकुलेट वाई बेंजीन एंड वाई टोलुइन। तो हमें वाई बेंजीन और वाई टोलुइन निकालना है, इसमें इस केस में ऊपर वाले क्वेश्चन में हमें वाई बेंजीन और वाई टोलुइन की वैल्यू निकालनी है। और वाई बेंजीन और वाई टोलुइन है क्या एक्चुअली में, वाई क्या होता था, जो वेपर फेज होती है, जैसे मैंने बताया था, एक बार वापस रिवाइज कर देता हूँ। ये सॉल्यूशन है, मान लो इस सॉल्यूशन में बेंजीन और टोलुइन दोनों मिक्स हैं, हमने बेंजीन और टोलुइन दो को मिक्स किया इस सॉल्यूशन के अंदर। तो यहाँ पे इस सॉल्यूशन में बेंजीन और हमने मिक्स किया है, एक तो है बेंजीन इस सॉल्यूशन में, उसके तो मोल फ्रैक्शन है एक्स बेंजीन, और एक है टोलुइन जिसके मोल फ्रैक्शन है एक्स टोलुइन। यहाँ पे ऊपर बेंजीन की भी वेपर आएगी और टोलुइन की भी वेपर आएगी, है ना, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, वोलेटाइल लिक्विड्स हैं। तो यहाँ पे बेंजीन और टोलुइन जो है दोनों यहाँ पे वेपर अपनी फॉर्म करेंगे। तो वाई और वाई भी क्या था, यहाँ पे जो बेंजीन के मोल फ्रैक्शन है उनको तो वाई बेंजीन बोल देंगे, और वेपर फेज में जो टोलुइन के मोल फ्रैक्शन है उन्हें बोल देंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ टोलुइन। तो सबसे पहला काम हमें वाई बेंजीन निकालना है और वाई टोलुइन निकालना है। और क्वेश्चन में एक ये भी बात दे रखी है कि दोनों के इक्वल मोल मिक्स किए गए हैं, यानी कि यहाँ पे जो एन बेंजीन है इस केस में वो एन टोलुइन्स के बराबर है, यानी कि बेंजीन और टोलुइन के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो इक्वल मिक्स किए गए हैं। जितना बेंजीन आपने इसमें मिक्स किया है उतना ही आपने टोलुइन मिक्स किया है इस सॉल्यूशन को प्रिपेयर करने में, जिसमें बेंजीन और टोलुइन को मिलाया आपने, बेंजीन प्लस टोलुइन, ठीक है। इस सॉल्यूशन को मिलाने में जो नंबर ऑफ मोल्स है बेंजीन के उतने ही नंबर ऑफ मोल्स आपने टोलुइन के यूज़ किए हैं। तो ये सवाल बहुत ज़्यादा अच्छा सवाल है, पूरा IIT एडवांस लेवल का सवाल है। इसमें बहुत सारे और भी क्वेश्चन के वेरिएशंस बनते हैं, तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारे पास अगर हमें कुछ भी कैलकुलेट करना है तो हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, हमें क्या क्या निकालना है। एक तो हमें पता होना चाहिए बेंजीन के मोल फ्रैक्शन क्या है भाई साहब, एक हमें टोलुइन के मोल फ्रैक्शन पता होना चाहिए, है ना, एक हमें P0 बेंजीन पता होना चाहिए, यानी कि बेंजीन का प्योर कंडीशन वेपर प्रेशर, और एक हमारे पास होना चाहिए P0 टोलुइन
है ना, बेंजीन का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर, टॉलुइन का प्योरेस्ट स्टेट में वेपर प्रेशर। तो इतनी सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें ऐसा कुछ भी नहीं दे रखा। हमें इन चारों में से एक भी चीज़ सीधा डायरेक्टली नहीं दे रखी। जो हमें जानकारी क्वेश्चन में दे रखी है उसका यूज़ करते हुए हम क्या करेंगे, जो हमारी वैल्यूज़ है एक्स बेंजीन टॉलुइन उन सबको निकालेंगे। तो देखो कैसे निकालते हैं। मान लीजिए जो एन बेंजीन और एन टॉलुइन है इसको मैं एन मान लेता हूँ। क्या मान लिया मैंने, मान लो एन नंबर ऑफ बेंजीन और एन नंबर ऑफ टॉलुइन को हमने इस सॉल्यूशन में मिक्स किया। अब देखो एक्स बेंजीन जो है, एज वी नो एक्स बेंजीन यानी कि क्या हो जाएगा, ऊपर तो बेंजीन के नंबर ऑफ मोल्स और नीचे बेंजीन के नंबर ऑफ मोल्स प्लस टॉलुइन के नंबर ऑफ मोल्स, है ना। कोई दो मिक्सचर मिलाते हैं तो ऊपर तो उसके जिसका मोल फ्रैक्शन निकाल लें और नीचे टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो बेंजीन के माना n है और टॉलुइन के भी मान लो n है। बेंजीन के n माना, इस बेंजीन के भी n माना, टॉलुइन के भी n माना, तो n अपॉन क्या हो जाएगा 2n हो जाएगा और n से n कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, हाफ आ जाएगा। यानी कि बेंजीन के मोल फ्रैक्शन हाफ आ गए। अब टॉलुइन के मोल फ्रैक्शन देखने हैं तो फटाफट बता दो कितना आ जाएगा, टॉलुइन के मोल फ्रैक्शन भी हाफ ही तो आ जाएंगे। यही सेम कंडीशन होगी n अपॉन n प्लस n। या फिर मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, दोनों का सम क्योंकि 1 होता है तो 1 माइनस 1/2 क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा टॉलुइन के मोल फ्रैक्शन। तो बेंजीन के मोल फ्रैक्शन हाफ है, टॉलुइन के भी मोल फ्रैक्शन हाफ है। अब नेक्स्ट चीज़ पी नॉट बेंजीन और पी नॉट टॉलुइन कैसे निकाला जाए। तो पी नॉट बेंजीन और पी नॉट टॉलुइन कैसे निकाला जाए, इसको निकालने के लिए आप ध्यान से समझना। ये जो इक्वेशन दे रखी है इसका अपन यूज़ करने वाले हैं। पी टी इज इक्वल टू 200 प्लस 400 एक्स बेंजीन। अब पी नॉट अपन को बेंजीन निकालना है। तो पी नॉट बेंजीन कब होता है, जब पी नॉट बेंजीन कब होता है, जब उस सॉल्यूशन में प्योर फॉर्म में कौन मौजूद हो, बेंजीन प्योरेस्ट फॉर्म में मौजूद हो, यानी कि बेंजीन का मोल फ्रैक्शन क्या हो जाता है उस केस में 1 हो जाता है ना। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें केवल और केवल बेंजीन मौजूद है, उस सॉल्यूशन का जो टोटल वेपर प्रेशर होगा वो क्या हो जाएगा, पी नॉट बेंजीन ही हो जाएगा। तो इस इक्वेशन में अगर मैं एक्स बेंजीन की जगह 1 रख देता हूँ तो पी नॉट बेंजीन क्या हो जाएगा, पी टी के इक्वल हो जाएगा। जो टोटल वेपर प्रेशर आएगा वो किसके कारण आएगा, केवल और केवल बेंजीन की वजह से भी आएगा। तो पी टी इज इक्वल टू पी बेंजीन हो जाएगा जब एक्स बेंजीन हम यहाँ पे 1 रखने वाले हैं। तो 1 रखा तो यहाँ से देखो पी नॉट बेंजीन की वैल्यू आ जाएगी 200 प्लस 400 इंटू 1। तो यहाँ से पी नॉट बेंजीन का वैल्यू आ गया हमारे पास में 200 प्लस 400 यानी कि 600। और ये सारी वैल्यू जो थी mm ऑफ hg में है तो इसकी वैल्यू भी mm ऑफ hg में है, mm ऑफ hg। तो 600 mm ऑफ hg आ गया पी नॉट बेंजीन यहाँ पे। तो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार वैल्यू निकाली हमने पहले पी नॉट बेंजीन की। अब देखो अब निकालना है नेक्स्ट पी नॉट टॉलुइन। अब पी नॉट टॉलुइन देखो कब आएगा, पी नॉट टॉलुइन कब आएगा, जब पूरी तरह से टॉलुइन के ही मोल फ्रैक्शन हो। अच्छा देखो इस केस में बेंजीन के मोल फ्रैक्शन जब 1 है तो टॉलुइन के मोल फ्रैक्शन क्या होंगे, 0 होंगे ना। लेकिन अगर आपको पी नॉट टॉलुइन निकालना है तो वो पीटी के बराबर कब हो जाएगा, जब उस सॉल्यूशन में केवल और केवल टॉलुइन ही मौजूद हो, यानी कि उसके मोल फ्रैक्शन 1 हो और टॉलुइन के मोल फ्रैक्शन 1 होंगे तो बेंजीन के मोल फ्रैक्शन उस केस में क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं एक्स बेंजीन की वैल्यू को 0 रख देता हूँ तो ये देखो क्या हो जाएगा, पीटी की जगह तो आ जाएगा पी नॉट टॉलुइन इज इक्वल टू 200 प्लस 400 इंटू एक्स बेंजीन, क्योंकि हमें केवल और केवल प्योर टॉलुइन ही लेना है। तो बेंजीन उस केस में क्या हो जाएगा, ख़त्म, कुछ ही नहीं, खाली टॉलुइन है तो टॉलुइन का 1, तो बेंजीन का यहाँ पे 0 रख लेंगे। क्यों, क्योंकि ये जो इक्वेशन दे रखी है हमें इसमें पीटी की वैल्यू केवल बेंजीन के मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में ही दे रखी है। तो ये एक्स बेंजीन हो गया, यहाँ पे 0 रख दिया। तो यहाँ से देखो पी नॉट टॉलुइन की वैल्यू जो है वो कितनी आ गई, 200 प्लस 400 इंटू 0 यानी कि केवल क्या बच जाएगा, 200 mm ऑफ hg ही रह जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास में अब वैल्यूज आ चुकी है, एक्स बेंजीन आ गया, एक्स टॉलुइन आ गया, पी नॉट बेंजीन आ गया, इस क्वेश्चन में पी नॉट टॉलुइन आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान से समझना, मैंने पी नॉट बेंजीन और पी नॉट टॉलुइन जो 600 और 200 निकाला है, इसे एक और मेथड से किया जा सकता है। इसको ध्यान से समझना, जो
पी नॉट बेंजीन और पी नॉट टॉलुइन है उसे मैं सर और मेथड से निकाल सकता हूँ, जैसे कि पी अरे इज इक्वल टू दे रखा है अपन को। फिनोल हाँ बोलो। हेलो। सर पी12 है वो 600 200 कैसे आएगा, 600 आएगा ना देखो, एक्स बेंजीन की जगह क्या रखोगे? सर? वो पी12 है वो 600 आएगा ना, 200 कैसे आएगा? 400 प्लस वो 200 प्लस 400 200 600। प्लस 400 इंटू जीरो है ना ये। हाँ तो 400 इंटू जीरो कितना हो गया? जीरो। खाली हाँ खाली 200 बच जाएगा। हाँ। इसी तरह से किया, यस सर। है ना? समझ में आई बात? ठीक है। अब देखो, ये जो मैंने पी नॉट बेंजीन और पी नॉट टॉलुइन इस इक्वेशन की हेल्प से निकाला है, इसको एक और इक्वेशन से अपन निकाल सकते हैं। देखो, पी टी इज इक्वल टू 200 प्लस 400 एक्स बेंजीन है। मैं ये सेकंड मेथड लेते हैं अपन। सेकंड मेथड, इसमें पी नॉट बेंजीन और पी नॉट टॉलुइन निकालने का। देखो सेकंड मेथड समझिए कैसे निकालते हैं इसको। पी टी इज इक्वल टू 200 प्लस 400 एक्स बेंजीन है, तो इसमें ऐसे लिख सकता हूँ, पी टी इज इक्वल टू 200 इंटू 200 के, देखो मल्टीप्लाई में कौन बैठा है? एक वन बैठा है एक्स्ट्रा, वन बैठा है ना। टू, अपन ऐसा मान लेते हैं कि 200 का यस मल्टीप्लाई सर। किससे किया हुआ है? वन से किया हुआ है। अब हमें पता है कि भाई एक्स बेंजीन प्लस एक्स टॉलुइन जो होता है उसकी वैल्यू क्या होती है? उसको जब ऐड करते हैं दोनों को तो वन आएगी, क्योंकि जितने भी मोल फ्रैक्शंस होते हैं उनका समेशन क्या आता है? वन आता है। तो यहाँ पे एक्स बेंजीन प्लस एक्स टॉलुइन का एडिशन क्या हो जाएगा? वन के इक्वल आ जाएगा। आ जाएगी बात समझ में? अब इस वन की जगह मैं ये दोनों को रिप्लेस कर देता हूँ, तो देखो पी टी इज इक्वल टू आ जाएगा 200 इंटू एक्स बेंजीन प्लस एक्स टॉलुइन प्लस 400 इंटू एक्स बेंजीन। ये आ जाएगा पी टी इज इक्वल टू 200 इंटू एक्स बेंजीन प्लस एक्स टॉलुइन प्लस 400 इंटू एक्स बेंजीन। तो पी टी इज इक्वल टू आ जाएगा, अब 200 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो 200 इंटू एक्स बेंजीन प्लस 200 इंटू एक्स टॉलुइन प्लस 400 इंटू एक्स बेंजीन आ जाएगा। या फिर पी टी की वैल्यू आ जाएगी एक्स बेंजीन प्लस एक्स बेंजीन, देखो इन दोनों को ऐड कर दिया तो ये हो जाएगा 600 इंटू एक्स बेंजीन प्लस 200 इंटू एक्स टॉलुइन। ये देखो एक हमारा रिलेशन बन जाएगा। अब हमें पता है पी टी बराबर तो क्या होता है? पी नॉट बेंजीन इंटू एक्स बेंजीन होता है प्लस पी नॉट टॉलुइन इंटू एक्स टॉलुइन होता है। अब इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर जब करेंगे तो एक्स टॉलुइन का जो फैक्टर है वो तो पी नॉट टॉलुइन दे देगा, और एक्स बेंजीन का जो फैक्टर है वो पी नॉट बेंजीन दे देगा। तो यहाँ से देखो एक और आ गई वैल्यू हमारे पास। पी नॉट बेंजीन की वैल्यू आ गई 600 एम ऑफ एच जी। हमने इक्वेशन को कंपेयर किया, इन दोनों को कंपेयर किया, ठीक है। तो एक्स पी नॉट बेंजीन हो गया 600 एम ऑफ एच जी, और पी नॉट टॉलुइन जो है ये हो जाएगा 200 एम ऑफ एच जी, 200 एम ऑफ एच जी। तो इस तरह से देखो, इस मेथड से भी सेम आती है वैल्यूज़ और इस मेथड से भी वैल्यूज़ सेम ही आती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सवाल में हमसे ये थोड़ी ना पूछा था, सवाल में तो पूछा था कि भाई वाई बेंजीन और वाई टॉलुइन कितना है, यानी कि वेपर फेज के अंदर बेंजीन और टॉलुइन के मोल फ्रैक्शन कितने हैं। असली सवाल तो वो था। तो अपन मेन सवाल पे जाते हैं। हमें निकालना है वाई टॉलुइन और वाई बेंजीन, वाई टॉलुइन और वाई बेंजीन निकालना है। तो इसके लिए सीधा अब फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, अब मुश्किल नहीं है, आसान है। अब तो अपन को क्या करना है, डायरेक्टली फॉर्मूला यूज़ करना है। जैसा कि हम जानते हैं कि वाई बेंजीन अगर निकालना है तो ये आ जाएगा पी नॉट पी बेंजीन या फिर पी नॉट बेंजीन इंटू एक्स बेंजीन डिवाइडेड बाय पी टी या फिर पी नॉट बेंजीन इंटू एक्स बेंजीन, या फिर मैं पी शॉर्ट में लिख लेता हूँ, पूरा बड़ा वाला ना फॉर्मूला लिख के छोटा वाला फॉर्मूला लिख के अपन निकालते हैं वैल्यूज़ को।
वाई बेंजीन निकालना है तो ऊपर तो आ जाएगा पी बेंजीन और नीचे आ जाएगा पी टी। ठीक है, तो पी बेंजीन कितना है, पी बेंजीन हो जाएगा पी बेंजीन, बेंजीन का पार्शियल प्रेशर हो जाएगा पी नॉट बेंजीन इंटू एक्स बेंजीन। अब देखो इस क्वेश्चन में पी नॉट बेंजीन अपन निकाल चुके हैं 600 है, और एक्स बेंजीन अभी हमने निकाला था यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि इक्वल मोल्स हैं बेंजीन और टोल्यूइन के, तो एक्स बेंजीन हाफ है और एक्स टोल्यूइन भी हाफ है, तो एक्स बेंजीन की वैल्यू 1/2 ले लेंगे तो ये आ जाएगा 300 आ जाएगा mmHg। ये आ जाएगा हमारे पास पी बेंजीन। और इसी तरह से पी टोलुइन निकालेंगे तो ये आ जाएगा पी नॉट टोलुइन इंटू एक्स टोलुइन इज इक्वल टू पी नॉट टोलुइन की वैल्यू एज वी नो 200 mmHg, तो 200 इंटू एक्स टोलुइन भी हाफ है तो ये आ जाएगा 100 mmHg। तो हमारे पास पी बेंजीन पी टोलुइन आ गया। और पीटी निकालना है तो पीटी कैसे आ जाएगा, पीटी आ जाएगा देखो दो तरीके हैं, या तो आप पी नॉट बेंजीन प्लस पी नॉट बेंजीन इंटू एक्स बेंजीन प्लस पी नॉट टोल्यूइन इंटू एक्स टोल्यूइन करो, या फिर ये जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूले में एक्स बेंजीन क्या रख दो, हाफ रख दो, तो इससे आपके पास पीटी आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं इस फॉर्मूले में एक्स बेंजीन की वैल्यू हाफ रख देता हूँ। ये जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूले में, क्योंकि मैं इस क्वेश्चन के लिए हमें एक्स बेंजीन कितना दे रखा है, हाफ दे रखा है, तो पी टी बराबर क्या आ जाएगा 200 प्लस 400 इंटू एक्स बेंजीन हो गया हाफ, तो 400 में 2 का डिवाइड किया तो ये आ जाएगा 200 प्लस 200 यानी कि पी टी इज इक्वल आ जाएगा 400 mmHg। तो हमारे पास पी टी की वैल्यू आ गई 400 mmHg। अब वाई बेंजीन आ गया, यहाँ से अगर निकालते हैं तो वाई बेंजीन की वैल्यू आ जाएगी, बेंजीन का पार्शियल प्रेशर 300 हो गया और टोटल वेपर प्रेशर यहाँ पे हमने निकाल लिया अभी 400, तो 300 में 400 का डिवाइड किया तो ये हो गया 3/4। और इसी तरह से वाई टोल्यूइन निकालना है तो वैसे तो 1 में से 3/4 घटा दोगे तो भी आ जाएगा 1/4, या फिर वाई टोल्यूइन आ जाएगा, टोल्यूइन का मोल टोल्यूइन का वेपर प्रेशर कितना, पी टोल्यूइन हो गया 100 और पी टी कितना हो गया 400, तो ये आ जाएगा 1/4। तो वाई बेंजीन आ गया 3/4 और वाई टोल्यूइन आ गया 1/4। तो ये हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा, बेंजीन और टोल्यूइन के वेपर फेज में मोल फ्रैक्शंस आ जाएंगे। आई बात समझ में? किसी को कोई डाउट हो इस सवाल में तो पूछ सकते हो, बहुत अच्छा सवाल है। बताओ कोई डाउट है इस क्वेश्चन में, यू कैन आस्क मी। क्लियर है? बताइए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को कोई डाउट नहीं है? ओके। अब देखो इस सवाल में एक कैटेगरी और बनती है, एक सवाल और बनता है कि अगर आप क्या करो, ये जो वेपर है, जो अभी वेपर बनी है, इस वेपर को इकट्ठा करके कंडेंस कर दो। क्या किया हमने, ये जो वेपर थी इस वेपर को इकट्ठा करके कंडेंस किया, यानी कि संघनित किया। संघनित करने का मतलब क्या है, इसको दबाया हमने, दबाया तो ये वेपर किस में कन्वर्ट हो जाएगी, आपके एक वापस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। हमने क्या किया, बेंजीन और टोल्यूइन के ऊपर जो वेपर का एक मिक्सचर क्रिएट हो रखा है, उस वेपर के मिक्सचर को कलेक्ट करके हमने उसे कंडेंस किया, कंडेंस करके एक नए हमने बीकर में डाला, नया एक सॉल्यूशन बनाया, लिक्विड सॉल्यूशन बनाया। अब जो नया लिक्विड सॉल्यूशन बना है उसकी भी कोई वेपर बनेगी। हमने क्या किया, मतलब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ, देखना समझना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होगी। इस क्वेश्चन का मैं सेकंड पार्ट ले रहा हूँ। इफ़ वेपर above लास्ट सॉल्यूशन या फिर प्रीवियस सॉल्यूशन, वेपर above प्रीवियस सॉल्यूशन, previous solution is collected and condensed to form a new
new solution, then what will be mole fractions of benzene and toluene? What will be the mole fractions of benzene and toluene over the new solution? तो जो नया सॉल्यूशन आया उसके ऊपर जो मिक्सचर होगा उसके अंदर मोल फ्रैक्शन क्या होंगे बेंजीन और टोल्यूइन के ओवर दी, या फिर न्यू सॉल्यूशन जो होगा उसमें व्हाट विल बी द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन टोल्यूइन ओवर द वेपर ऑफ या फिर इन वेपर ऑफ न्यू सॉल्यूशन। जो न्यू सॉल्यूशन बना है ना उसके ऊपर जो वेपर होगी इन वेपर ऑफ न्यू सॉल्यूशन, जो नया सॉल्यूशन आया उस सॉल्यूशन की वेपर में मोल फ्रैक्शन क्या होंगे। हिंदी में है यदि उपरोक्त विलयन की वेपर की वाष्प को एकत्रित कर एवं संघनित कर नया विलयन बनाया जाता है तो इस विलयन के ऊपर वाष्प में मोल प्रभाज क्या होंगे। तो देखो क्या किया, जो बेंजीन और टोल्यूइन की वेपर थी है ना, पिछले वाले केस में जो बेंजीन और टोल्यूइन की मान लो वेपर थी, ये बेंजीन की वेपर है, ठीक है, और ये टोल्यूइन की वेपर है। पहले वाले केस में बेंजीन और टोल्यूइन की वेपर का एक ऐसे मिक्सचर था, मान लो ये बेंजीन और टोल्यूइन की वेपर है, तो ये वेपर है वेपर ऑफ बेंजीन एंड टोल्यूइन। तो इसे क्या किया गया, मिक्स किया गया, इसे कलेक्ट किया, एक तो कलेक्ट करके इसको कंडेंस किया, इसको क्या किया कंडेंस्ड है ना, इसको एकदम दबाया, कंडेंस किया, और कंडेंस करने के बाद में एक नया सॉल्यूशन बनाया। मान लो नया सॉल्यूशन ऐसा कुछ बना जिसके अंदर कम अमाउंट थी हमारे सॉल्यूशन की, लेकिन सॉल्यूशन कुछ ऐसा बना, ये नया सॉल्यूशन बनाया कंडेंस करके इसे, तो ये एक नया सॉल्यूशन है। इस नए सॉल्यूशन के अंदर अब देखो यहाँ से फिर वापस वेपर निकलेगी, क्योंकि वेपर निकलना तो एक नेचुरल प्रोसेस है वॉलेटाइल लिक्विड के लिए। तो यहाँ पे नई वेपर बनेगी, यहाँ पे नया एक वेपर का मिक्सचर बनेगा बेंजीन और टोल्यूइन का। तो यहाँ पे नए वेपर के अंदर बेंजीन और टोल्यूइन के पार्टिकल हमें मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ इसमें आपका जो बेंजीन है उसके मोल फ्रैक्शन क्या होंगे, मान लो इसको वाई डैश बोल देता हूँ, और इस सॉल्यूशन में जो टोल्यूइन, इस सॉल्यूशन की जो वेपर है उसमें टोल्यूइन के जो मोल फ्रैक्शंस है वो क्या होंगे। तो वेपर फेज में बेंजीन और टोल्यूइन के यहाँ पे मोल फ्रैक्शंस क्या होंगे, ये सवाल है। तो क्वेश्चन समझ में आया क्या? क्वेश्चन समझ में आना बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पे क्वेश्चन अगर समझ में आ रखा है तो हम सॉल्यूशन भी बहुत आसानी से इसको कर सकते हैं। तो क्वेश्चन क्लियर है ये चीज़, ठीक है। हमने क्या किया, जो वेपर थी ये वाली, इस वेपर को उठाया, इसको कलेक्ट किया, फिर कलेक्ट करके कंडेंस किया, यानी कि इसको कंप्रेस किया, कंप्रेस करने से वापस लिक्विड स्टेट में आ गई। तो ये क्या होगी, बेंजीन और टोल्यूइन की न्यू सॉल्यूशन ऑफ बेंजीन एंड टोल्यूइन हो गया। और ये सॉल्यूशन कहाँ से है, न्यू सॉल्यूशन फ्रॉम ओल्ड वेपर है, न्यू सॉल्यूशन फ्रॉम ओल्ड वेपर, जो पुरानी वाली वेपर थी उससे नया सॉल्यूशन यहाँ पे बन गया। अब देखो इस सवाल को ध्यान से समझना कैसे करेंगे। जैसे अभी हमने जो ये वैल्यूज़ निकाली थी, इन वैल्यूज़ को ध्यान से समझना। ये टोल्यूइन के मोल फ्रैक्शन निकाले थे हमने वेपर के अंदर, कौन सी वेपर के अंदर, जो फर्स्ट टाइम हमने वेपर क्रिएट की, उस वेपर के अंदर टोल्यूइन और बेंजीन के मोल फ्रैक्शन देखो कितने हैं। बेंजीन तो 3/4 है, टोल्यूइन 1/4 है।
यहाँ पे हमने बेंजीन निकाला 3/4 और टोलुइन निकाला 1/4 इस मिक्सचर ऑफ वेपर के अंदर जो पहली बार बनी। अब इस वेपर को आप कंडेंस करते हो तो जो नया सॉल्यूशन बनेगा उस नए सॉल्यूशन के अंदर जो लिक्विड स्टेट होगी बेंजीन की, उनके जो मोल फ्रैक्शन होंगे, जो बेंजीन और टोलुइन के मोल फ्रैक्शन है लिक्विड स्टेट में, मान लो मैं उनको बोल देता हूँ x डैश बेंजीन और x डैश टोलुइन। अब देखो यहाँ पे जो बेंजीन था y बेंजीन ये तो था 3/4 और यहाँ पे y टोलुइन जो है वो है 1/4। अब आप इसी वेपर को कंडेंस करके अगर लिक्विड बना रहे हो तो ये जो नया लिक्विड स्टेट बनेगा ना, उस लिक्विड स्टेट में बेंजीन के मोल फ्रैक्शन 3/4 ही रहने वाले हैं और टोलुइन के मोल फ्रैक्शन 1/4 ही रहने वाले हैं। जो अभी हमारी एक वेपर की मिक्सचर बनी थी, उस मिक्सचर में जो बेंजीन और टोलुइन के मोल फ्रैक्शन थे वही वापस रिपीट हो जाएंगे किसके अंदर, इस लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर। क्यों? क्योंकि ये लिक्विड सॉल्यूशन इसी वेपर को कंडेंस करके बनाया गया है। तो ये जो नया सॉल्यूशन बनेगा उस सॉल्यूशन के अंदर बेंजीन और टोलुइन के मोल फ्रैक्शन 3/4 और 1/4 हो जाएंगे। अब पुनः वापस वही बात, अगर y डैश बेंजीन और y डैश टोलुइन निकालना, यानी इस सॉल्यूशन के ऊपर हमें इस वेपर के अंदर बेंजीन और टोलुइन के मोल फ्रैक्शन निकालने हैं, तो हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पे वही सेम फार्मूला y डैश बेंजीन जो है वो क्या आ जाएगा, इस बार बेंजीन का जो वेपर प्रेशर होगा डिवाइडेड बाय PT डैश, यानी कि इस बार जो P डैश बेंजीन है और PT डैश बेंजीन है उनको अपन डिवाइड करके निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले P डैश बेंजीन की बात करूं तो P डैश बेंजीन बराबर क्या हो जाएगा, P0 बेंजीन इंटू X बेंजीन हो जाएगा, X डैश बेंजीन हो जाएगा ना। इस बार X डैश बेंजीन होगा और P0 बेंजीन का मल्टीप्लाई करेंगे तो P डैश बेंजीन यानी कि जो नया पार्शियल वेपर प्रेशर है बेंजीन का। अब देखो P0 बेंजीन और X डैश बेंजीन तो अपन ये वाले ही काम में लेने वाले हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये एक कांस्टेंट होते हैं, ये कांस्टेंट होते हैं, ये चेंज थोड़ी ना होंगे। जो P0 बेंजीन और P0 टोलुइन है ये तो चेंज होने से रहे, तो P0 बेंजीन तो यही काम आ जाएगा। P0 बेंजीन कितना है हमारा, 600 है, तो 600 इंटू X डैश बेंजीन कितना है हमारा, 3/4 है, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 15×45 यानी कि 450 mmHg। ये तो आ जाएगा P डैश बेंजीन की वैल्यू। इसी तरह से P डैश टोलुइन की वैल्यू अगर देखें तो ये आ जाएगी P0 टोलुइन इंटू X डैश टोलुइन। तो P0 टोलुइन हमारा पिछले केस में निकाल चुके हैं, 200 इंटू ये हो जाएगा 1/4 X डैश टोलुइन, तो ये आ जाएगा 50 mmHg। तो हमारे पास P डैश बेंजीन आ गया, यानी कि यहाँ पे जो बेंजीन नई वेपर क्रिएट करने में जो वेपर प्रेशर लगाएगा और जो नई वेपर क्रिएट करने में टोलुइन वेपर प्रेशर लगाएगा, उनका वैल्यू आ गया 450 एंड 550 mmHg। और अगर हम PT की बात करें, नया PT डैश, इस नए सॉल्यूशन के ऊपर जो टोटल वेपर प्रेशर बनेगा PT डैश, ये हो जाएगा 450 प्लस 50 यानी कि 500 mmHg। ये नया टोटल वेपर प्रेशर बनाएगा इस नए सॉल्यूशन के लिए। इसी तरह से y डैश बेंजीन निकालें तो इसकी देखो वैल्यू आ जाएगी, y डैश बेंजीन इज इक्वल टू P डैश बेंजीन। P डैश बेंजीन तो है 450 डिवाइडेड बाय ये कितना हो गया, 500 हो गया, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा 9/10। ठीक है, 9/10 हो जाएगा, 5 से हमने डिवाइड किया, या फिर हो जाएगा 0.9 हो जाएगा। ठीक है, या फिर इससे y डैश टोलुइन निकालें तो ये वैल्यू हो जाएगी, एक तो 1 माइनस 0.9 कर सकते हो या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, तो ये हो जाएगा 50। P डैश टोलुइन है 50 और PT है हमारा 500, तो ये आ जाएगा 1/10 या फिर 0.1 आ जाएगा। तो ये आंसर हो जाएंगे हमारे फाइनल y डैश बेंजीन के लिए और y डैश टोलुइन के लिए। तो बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है ये, और इस सवाल में मैं अब आगे आपको और बताऊंगा कि और क्या क्या इसमें चीज़ें सीखने लायक है। वैसे ये देखो 90% है, ये 10% है, ये 75% है, ये 25% है, और पहले हाफ जब थे ये क्या थे, 50-50% थे। तो अब क्या है कि इनमें एक की अमाउंट तो बढ़ रही है और दूसरे की अमाउंट घट रही है। बेंजीन देखो 90% प्योर हो गया, टोलुइन 10% प्योर हो गया। इस मेथड को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी बोलते हैं। इसके बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में थोड़ा डिस्कशन करेंगे। अभी आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्लास का टाइम हो चुका है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।